जय हिंद और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं दर्शकों का ग्रोथमोट यूपीएससी के प्रतिदिन प्रदर्शित होने वाले संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी कि 3 अगस्त 2021 के सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। जैसे आपको मालूम है, पिछले एक सप्ताह से हम लोग जो संपादकीय लेख है उनकी जो चर्चा है उनको संयुक्त रूप से देखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो मुद्दे हैं वो प्रिसाइसली समझे जा सके और अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी अध्ययन का समय बचे। साथ ही में यहाँ एडिटोरियल्स के तहत करंट अफेयर्स तो हमारा तैयार होता ही है, मगर करंट अफेयर्स के साथ यहाँ स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी हम लोग साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि अपने आप में जो हमारे द्वारा मॉडल जो यूज़ होता है वो न मात्र करंट अफेयर्स को फोकस करता है, मगर उसके साथ जो जनरल स्टडीज़ के जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। तो आज की इस चर्चा में इंडियन एक्सप्रेस के 2 महत्वपूर्ण लेखों के बारे में बात करनी है। दोनों ही यहाँ आपके सामने प्रदर्शित है, वन नेशन वन पुलिस एंड द अनदर वन इज इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO। इनके ऊपर एक हमें विहंगावलोकन लेना है, एक ओवरव्यू लेना है। तो कुल मिला के आज 3 अगस्त को 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी है। दोनों ही अपने अपने दृष्टि से, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें हमारी संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति जो है उपयोगी भी साबित हो सकते हैं। शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। जो प्रथम बिंदु है वो कहता है कि वन नेशन वन पुलिस। ठीक है, वैसे तो बहुत ही ब्रॉड बिंदु है, ब्रॉड सब्जेक्ट है। इनके ऊपर अगर हमें बात करनी है तो काफ़ी घंटे लग सकते हैं, मगर यहाँ संक्षिप्त रूप में परीक्षा दृष्टि से अगर हमें बात करनी है तो एक कार्य सूची के तहत हमें देखना होगा जो आपके लिए तैयार है। प्लस अगर एग्जाम रिलेवेंसी की बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो सबसे प्रथम तो GS पेपर 2 यानी कि गवर्नेंस के साथ तो ये मामला जुड़ा है। GS पेपर 2 गवर्नेंस, और उसके साथ GS पेपर 3 में जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस है और उसके मैंडेट्स है, उसके साथ भी ये आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे पूरी चर्चा, क्योंकि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार ऐसा हमें देखने को मिला है, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो चाहे वो इंटरव्यू हो, जिनमें ऐसे सुधार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये भी एक अपने आप में अच्छा सुधार है जिसके ऊपर संभावित प्रश्न पूछा जा सकता है। आज की अगर बात करें हमारी कार्य सूची की, तो देर आर 5 पॉइंट्स इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वाई न्यूज़। चर्चा में क्यों है यहाँ से शुरुआत होगी। फिर उसके बाद जो आर्टिकल यहाँ दिया हुआ है जिसका हमने बेस लिया है इंडियन एक्सप्रेस का, उसके बारे में, उसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे जो हमें थोड़ी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद पुलिस रिफॉर्म के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली ये पुलिस रिफॉर्म है क्या, भारत में इसकी स्थिति क्या है, कब से शुरुआत हुई, आज कहाँ पर है। कमिटीज़ एंड कमीशंस ऑन पुलिस रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस, जो कमिटीज़ यहाँ बनाई गई है भारतीय सरकार के द्वारा, अलग अलग तत्कालीन सरकारों के द्वारा, तो वो कमिटीज़ कौन कौन सी है और किन किन सालों में ये बनाई गई है, ये भी अपने आप में प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, एवं मेंस में भी आप उसका रेफरेंस बेशक लिख सकते हैं। और आखिरी में हम लोग वे फॉरवर्ड देखेंगे जिनमें सजेशंस या अन्य कोई रिकमेंडेशंस की बात करेंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आज हमें यहाँ समझनी है, आज हमें यहाँ देखनी है। जैसे आपको कवर दृश्यमान है, पुलिस रिफॉर्म्स ओवरड्यू। यस, इट्स अ वेरी पेंडिंग इशू एंड इट्स पेंडिंग सिंस लॉन्ग टाइम। काफ़ी बरसों से ये जो मुद्दा है वो अपने आप में बाकी ही रहा है और आज भी बाकी है। आज भी सेंटर जो है वो मॉडल पुलिस एक्ट बनाने से बच रहा है। कारण नहीं मालूम, मगर बच रहा है, वो वास्तविकता है। तो ये पूरा मुद्दा देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे वाई न्यूज़ से। 3 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम, पुलिस रिफॉर्म इज अ लॉन्ग पेंडिंग प्रोसेस, जो हमने देखा। साथ ही में जब आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज़ादी के इतने साल बाद जब आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेशन की बात कर रही है, और इस इंटीग्रेशन की बात के तहत काफ़ी सारे जो है स्कीम्स को लागू करने की भी तैयारियां हो रही है। जैसे वन नेशन वन ग्रिड यानी कि पावर ग्रिड, वन नेशन वन रजिस्ट्री, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में पूरे भारत के इंटीग्रेशन के लिए, पूरी भारत की अखंडितता के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ अब प्रश्न ये है कि ये सारी चीज़ें अगर वन नेशन वन हो सकती है तो क्यों ना वन नेशन वन पुलिस हो। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि वाई नॉट वन नेशन वन पुलिस। तो अब देखेंगे कि आज पुलिस की परिस्थिति क्या है, पूरी जो हमारी जो पुलिस फैसिलिटी है पूरे भारत की, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। तो देखेंगे कि आज पूरा ओवरऑल जो है ये मुद्दा है वो क्या है। तो ये बात रही वाइन न्यूज़ की, यहाँ से ये चर्चा में आया।
हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल देखें तो काफ़ी सारी हाईलाइट्स है, एक के बाद एक हम लोग देखेंगे और इनमें जो चीज़ें मुझे आपको बतानी है वो मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे प्रथम आर्टिकल इज रिटन बाय श्री प्रकाश सिंह हु इज़ रिटायर्ड पुलिस चीफ। ठीक है, यह आर्टिकल प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया और वो एक रिटायर्ड पुलिस चीफ है और वे काफ़ी दशकों से, तकरीबन पिछले 2 दशकों से वे पुलिस रिफॉर्म के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, में भी गए थे और आज भी उनकी जो ये कोशिश है वो चालू है और हम ऐसा जो है हम ऐसी एक आशा रखते हैं कि उनकी जो ये कोशिश है उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि अपने आप में पुलिस रिफॉर्म जो है वो पूरे भारत के लिए अच्छा है, भारत के नागरिकों के लिए अच्छा है, वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक अहम मुद्दा है। दूसरा बिंदु देखें तो वेरिंग रूल्स फॉर द सेम फैसिलिटी इन डिफरेंट रीजन इज क्वाइट पजलिंग। यस, अगर आज की दृष्टि से देखें, आज की परिस्थिति देखें तो सेम फैसिलिटी है, पुलिस उनका काम भी लगभग सेम है, चाहे राज्य कोई भी हो, मगर उनका काम जो है वो लगभग सेम है। जैसे इन्वेस्टिगेशन है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, तो क्यों ना जो रूल्स है, जो नियम है, जो नीति नियम है वो यूनिफॉर्म हो, वो एक हो और सारे राज्यों की फैसिलिटीज़ के ऊपर वो लागू हो। तो ये यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज की परिस्थिति देखें तो जैसे राज्य चेंज होगा वैसे पुलिस की व्याख्या चेंज होगी, पुलिस के कार्य चेंज होंगे, उनकी जो जिम्मेदारी है वो चेंज होगी, उनकी जवाबदेही चेंज होगी। तो ये एक अपने आप में एक पजलिंग बात है, कॉम्प्लेक्स बात है। उसके बाद देखें तो वी आर इन अ सिचुएशन वेयर एवरी स्टेट इज लेजिस्लेटिंग डिफरेंट पुलिस एक्ट। यस, या हैज लेजिस्लेटेड डिफरेंट पुलिस एक्ट कहना उचित है। ठीक है, प्रति राज्य हो वहाँ अलग अलग उनके अपने कानून हैं, उनकी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। फिर उसके बाद देखें तो मेजॉरिटी एक्ट्स आर इन कॉम्प्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन ऑन पुलिस रिफॉर्म्स ऑन September 22, 2006 and the direction of Supreme Court were came in Prakash Singh versus Union of India। बहुत ही पॉपुलर केस है और इनमें जो जजमेंट आया वो भी एक लैंडमार्क है और ये प्रकाश सिंह जो है वो ये श्रीमान है जो अपने आप में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी वे खटखटा रहे हैं। आज की बात करें तो 18 स्टेट्स हैव ऑलरेडी पास्ड पुलिस एक्ट, यस, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2006 में दिशा निर्देश जारी किए उसके मुताबिक तकरीबन 18 राज्यों ने, आज भारत के 18 राज्यों ने पुलिस एक्ट बना ली है विथ इन रिसेलेंस विथ सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन। उसके बाद फ्यू स्टेट्स देयर पुलिस एक्ट इज नॉट इन कंप्लायंस विथ सुप्रीम कोर्ट्स 2006 डायरेक्शन। यस, तो आज भी काफ़ी ऐसे राज्य है और वहाँ उनके ऐसे कानून है जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहाँ ये सारे अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु थे जो लेखक ने लेख में हमारे सामने रखे थे। और भी कई बातें रखी है मगर उन बातों को 100% वहाँ से हम लोग उठाकर यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि वे 100% एग्जाम रिलेवेंस नहीं थी। तो यहाँ उन बातों को मॉडिफिकेशन करते हुए हमने यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम रिलेटेड एक पर्सपेक्टिव तैयार किया है जो आपके सामने हम लोग रखेंगे और अध्ययन का जो है एक दौर है वो उससे हम लोग गुजरेंगे। फिर आगे देखें तो यहाँ अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स हमें देखना है कि ये दरअसल चीज़ होती क्या है। सबसे प्रथम तो पुलिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट जिसका जिक्र मैंने किया। स्टेट लिस्ट जो कि शेड्यूल्ड 7 में एक सूची है, राज्य सूची भी जिसे कहते हैं, और उस सूची में जो सब्जेक्ट्स जो इंक्लूडेड है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर मात्र और मात्र राज्य के द्वारा ही जो है प्रबंधन किया जाना चाहिए या कानून बनाना चाहिए। तो अपने आप में पुलिस जो है इट फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद देखें इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य यह है कि टू ट्रांसफर द वैल्यूज, कल्चर, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यस, आज के दिन जो मूल्य है पुलिस संगठन में उनका रूपांतरण करना, उनको अच्छा बनाना, जो पुलिस का वर्क कल्चर है उसको अच्छा बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपल एंड पुलिस इंटरेक्शन हो। जो पुलिस के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है वो नीतियाँ वो उसके साथ जो उनका अमलीकरण होता है, उनकी जो कार्यशैली है उसको भी यहाँ चेंज करने की बात यह जो है रिफॉर्म्स के द्वारा की जाती है। तो यह रिफॉर्म्स के अगर उद्देश्यों की बात करें, मोटे मोटे उद्देश्यों की, तो टू ट्रांसफर द वैल्यूज, कल्चर, प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज ऑफ एंटायर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा एम कहता है कि टू इम्प्रूव हाउ पुलिस इंटरेक्ट विथ अदर पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी सेक्टर।
यस। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो कहता है कि पुलिस अपने आप में अन्य जो सरकारी जो संगठन है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनके साथ कैसे व्यवहार करेगी, कैसे डील करेगी या कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, तो उसको भी इम्प्रूव करने की बात है, उसमें भी सुधार लाने की बात है। जैसे कोर्ट्स है, एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट्री है या इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ है। जैसे पुलिस जो है जुडिशरी के साथ कैसे पेश आती है, या कोई ऐसी पार्लियामेंट्री बॉडी हो, कोई ऐसी इंडिविजुअल अथॉरिटी हो, इनके साथ कैसे पेश आती है, वो सारी चीज़ों में भी सुधार जो है उसकी गुंजाइश है और पुलिस रिफॉर्म्स ये देने के लिए कटिबद्ध है। प्लस उसके बाद देखें तो इट एनविसेजेस, यानी कि ये पुलिस रिफॉर्म्स एक प्रकार की कल्पना करता है कि पुलिस टू परफॉर्म ड्यूटीज विथ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे रखकर पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को अपना काम करना चाहिए। ये पुलिस रिफॉर्म्स एनविसेज करता है, कल्पना करता है। ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो, ह्यूमन राइट्स का अनुपालन हो, इसका ध्यान पुलिस को रखना है। एंड रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है, जैसे यहाँ भारत का रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सर पे रखकर किसी भी मुद्दे के ऊपर उनको अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देनी चाहिए। तो कुल मिला के द एंटायर पुलिस रिफॉर्म एनविसेजेस पुलिस टू परफॉर्म ड्यूटीज विथ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यू, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ एज वेल। तो ये यहाँ से थोड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये रही बात पुलिस रिफॉर्म्स की। उसके बाद देखें तो कुछ कमिटी या कमीशन हमें देखना है, यानी कि कुछ समितियाँ, कुछ आयोग देखने हैं जो आज़ादी के बाद पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए थे। उन्होंने अलग अलग समय के बिंदुओं के ऊपर सरकार को अनुशंसाएं भी दी। सरकार ने उनमें से कुछ अनुशंसाओं को जो है अपनाया, कुछ को नहीं अपनाया। एक अनुशंसा थी टू फ्रेम मॉडल पुलिस एक्ट। केंद्र को ये अनुशंसा मिली थी, मगर केंद्र ने आज दिन तक उस अनुशंसा या उस रिकमेंडेशन या उस सजेशन के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखेंगे कमिटीज ऑन पुलिस रिफॉर्म्स राइट फ्रॉम टॉप, नेशनल पुलिस कमीशन which was the first commission and was constituted for reforming the entire police, and the year was 1997 to 81, यानी कि इसका गठन 1977 में हुआ था। उसके बाद एक राइबेरियो कमेटी आई 1998 में, फिर पद्मनाभ भैया कमेटी इन 2000, मल्लीनाथ कमेटी 2002-2003, फिर उसके बाद पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी एंड इट वाज द वन, ठीक है, नंबर 1। फिर उसके बाद प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डायरेक्शन दी है राज्यों को। एंड आफ्टर दैट पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2 2015 एंड सेकंड एनआरसी विच वाज इन ईयर 2007, ठीक है। तो ये सारी कमिटियां हैं, ये सारे आयोग हैं जो आज पुलिस रिफॉर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और सरकारों को अनुशंसाएं दे रहे हैं। हालांकि इन कमिटी या इन आयोग की अनुशंसाएं है वो सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है, मगर अगर सरकार इन अनुशंसाओं को लागू करे, इनका अनुपालन करे, तो वो पूरे भारत के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यू नीड टू मग अप, यू नीड टू बाय हार्ट दिस ऑल थिंग्स विद देयर ईयर्स, क्योंकि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ऐसी समिति, ऐसी कमिटियों को क्रम में रखने की जो है हमें मांग की जाती है कि इनको सही क्रम में आप रखें। तो अगर आपको ये मालूम नहीं होगा विथ देयर ईयर्स, तो यू विल बी इन ट्रबल। तो इसलिए यहाँ इनके नाम व इनके साल भी हमें याद रखने हैं। और चाहे तो आप इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखें तो हमें कुछ चैलेंजेस इस रिफॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, कुछ जो है आपत्तियां हैं, कुछ समस्याएं हैं। देखेंगे वन बाय वन कि क्यों आज पुलिस रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, आज ज़रूरत है। तो हमारे पास कुछ मुद्दे हैं जिनको हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम इनमें है कॉलोनियल लेगेसी। पुलिस एक्ट ऑफ 1861 legislated by British after the revolt of 1857, not 1857, I'm sorry, to bring efficient administration of police in the country and to check future revolts. ये एक्ट महत्वपूर्ण है, पुलिस एक्ट 1861, जो एक्ट 1857 के रिवोल्ट के
जो है त्वरित ही, उसके बाद त्वरित ही बनाई गई थी, क्योंकि भविष्य में ऐसे दंगों को, ऐसे रिवोल्ट्स को रोका जा सके और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी पुलिस में लाया जा सके। और ब्रिटिश जो थे वे तो अपने आप में पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मिटी में ही बिलीव करते थे कि पूरी कंट्री की पुलिस जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और एक सेंट्रल लेजिस्लेशन से चलनी चाहिए। मगर आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव केप्ट द पुलिस इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई। द फर्स्ट एक्ट वाज द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 विच वाज इन ए कॉलोनियल एज। तो हमें जो विरासत मिली है पुलिस की वही अपना आप में कॉलोनियल है, आउटडेटेड है, और उन्होंने जैसे इंग्लैंड में बनाई थी वैसी ही व्यवस्था यहाँ स्थापने का प्रयास किया है। मगर हमने एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमने वो सारी चीज़ें जो है वो कॉपी पेस्ट ही कर दी है। ठीक है, चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर हो, तो वो भी हमने 1935 के इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया से हमने कॉपी पेस्ट ही किया है। ठीक है, हमने हमारी ज़रूरियात के मुजब उसे कस्टमाइज़ नहीं किया, और वो आज एक हमारी बड़ी गलती है। तो इसमें भी सेम इश्यू है। उसके बाद देखें तो दूसरा बिंदु है पुलिस फोर्स डेफिशिएंसी। यस, वी आर रनिंग शॉर्ट। ठीक है, जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस पर्सनल है, उनका आंकड़ा बहुत ही कम है। जो रेशियो, जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो बहुत ही कम है। आइए देखते हैं कुछ आंकड़ों की मदद से। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है आज के दिन वो है 181 पुलिस पर्सनल पर लाख कॉमन पीपल। ठीक है, एक 181 पुलिस पर्सनल आज सैंक्शन है, मगर वास्तविकता ये है कि आज मात्र और मात्र 137 पुलिस पर्सनल ही अवेलेबल है प्रति लाख व्यक्ति। सैंक्शन 181 है मगर आज अवेलेबल 137 है, यानी कि यहाँ वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें भी हमें फेरफार की ज़रूरत है। हालांकि वो एक अलग बिंदु हो जाएगा, एक अलग मुद्दा हो जाएगा चर्चा का, मगर यहाँ एक रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं। यूएन रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो उसके मुताबिक प्रति लाख व्यक्ति 222 पुलिसकर्मी होना चाहिए, 222 पुलिस पर्सनल्स पर 1 लाख पीपल। तो हम लोग कितने शॉर्ट चल रहे हैं आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज एज वेल, यस, जिसका जिक्र मैंने किया, और उसके लिए पूरी जो रिक्रूटमेंट, जो पूरी हमारी प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें भी हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो ये बात रही पुलिस फोर्स डेफिशिएंसी की, तो ये भी एक समस्या है। इस समस्या से उभरने के लिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स करने चाहिए। फिर उसके बाद देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू। यस, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में है, और तकरीबन सभी क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू के साथ जूझ रहे हैं, जिनमें पुलिस भी एक है। तो आज का जो युग है, जो आधुनिक युग है, इन परिस्थितियों को निपटने के लिए आज की पुलिस को भी आधुनिक बनना होगा, और पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक उपकरण चाहिए, आधुनिक जो इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, देखेंगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न पुलिस रिक्वायर्स मॉडर्न वेपन्स, या स्टेट ऑफ द आर्ट कह सकते हैं। इट रिक्वायर्स हाई मोबिलिटी एज वेल। लॉजिस्टिक जो मोबिलिटी है वो भी बहुत ही तेज़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एंड दे डू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यह 3 चीज़ें फंडामेंटल है पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर मॉडर्न वेपन्स की बात करें तो केक का एक रिपोर्ट आया था 2015-16 में, जिसके तहत उन्होंने एक चेतावनी जो हमें दी है पूरे देश को पार्लियामेंट के रास्ते से, और उन्होंने बताया कि भाई राज्यों में तकरीबन 75% राज्यों में पुलिस के पास जो वेपनरी होनी चाहिए वो बहुत ही कम है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो अपने आप में ये लैक ऑफ वेपनरी होगी यहाँ। हाई मोबिलिटी की बात करें तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च नोटेड दैट 30.5% स्टॉक शॉर्टेज इन रिक्वायर्ड व्हीकल्स, यानी कि जो रिक्वायर्ड व्हीकल्स जो चाहिए, जितने अगर 100 चाहिए तो अवेलेबल मात्र और मात्र 60 है या 70 है। 30% की शॉर्टेज हमें यहाँ ट्रांसपोर्ट में भी देखने को मिलती है। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, तो यहाँ पुलिस को वायरलेस बनाना चाहिए, जो सैटेलाइट नेटवर्क है उसकी भी स्थापना करने की गुंजाइश यहाँ होनी चाहिए। तो ये बात रही इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू की। अब उसके बाद देखें तो पब्लिक परसेप्शन। यस, जैसे सेकंड ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ने नोंद की है कि भाई जो पुलिस का वर्तन है सामान्य जनता के तरफ, वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो असंतोषी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इम्प्रूव्ड एंड पुलिस शुड बी मोर पोलाइट, मोर हम्बल। फिर उसके बाद देखें मिसलेनियस में, यानी कि कई सारी चीज़ें, जो 2-3 चीज़ें इनमें एक साथ क्लब्ड की गई है। तो सबसे प्रथम तो हम लोग इसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर, ठीक है, क्योंकि अपने आप में जो
पुलिसकर्मी है उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव का भी प्रेशर रहता है, जो पार्लियामेंट है, जो लॉ मेकर्स है, लॉ फ्रेमर्स है, उनका भी यहाँ प्रेशर रहता है। तो अपने आप में ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रेशर वाली जॉब है, इसे कम कर देना चाहिए। कॉन्स्टेबुलरी इश्यू यानी कि सिपाहियों के संबंधी जो इश्यू है, क्योंकि अगर पूरे राष्ट्र की अगर पुलिस की बात करें तो पूरे राष्ट्र की पुलिस में 86% जो पुलिस है वो कांस्टेबल से बनी हुई है। और कांस्टेबल तो हमें मालूम है कि वे थोड़े कम लिटरेट होते हैं, कम स्किल्ड होते हैं, प्लस उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक वाइड रेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉम एयरपोर्ट गेट टू डाइल्यूटिंग राइट्स। ठीक है, एयरपोर्ट गेट की ड्यूटीज है राइट्स को, दंगों को कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए उनको जो है तैनात किया जाता है। तो जो एक वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी थोड़ी कम कर देनी चाहिए, ताकि वे अपने काम पर फोकस कर सके। तो यहाँ एक इश्यू है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी पुलिस कंप्राइज ऑफ कॉन्स्टेबल्स, तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रक्चरल फेरफार की बात है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात है। एंड आफ्टर दैट अकाउंटेबिलिटी टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वर्सेस ऑपरेशनल फ्रीडम। यस, आमतौर पे हमने देखा है भारत में कि ऑपरेशनल फ्रीडम जो है वो पुलिस अधिकारियों को नहीं मिलती है, उनके ऊपर नेताओं का प्रेशर आ जाता है, उनका दबाव आ जाता है, और कई बार वे उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो यहाँ यह सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में समस्याएं बनी पड़ी है, और इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए, नाबूद करने के लिए यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स की मांग आज प्रकाश सिंह के नेतृत्व में पूरा भारत कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बात रही चैलेंजेस की। उसके बाद देखें तो देयर आर सम सजेशंस वी नीड टू सी इन द टॉपिक कॉल्ड वे फॉरवर्ड। जो कुछ सुझाव है, जो कुछ किया जा सकता है रिफॉर्म्स करने के लिए, पुलिस को अच्छी बनाने के लिए, वो यहाँ हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे प्रथम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, यानी कि पुलिस फोर्स का आधुनिकरण। और यह जो पूरा जो इनिशिएटिव है वो 1969-70 में शुरू हो गया था, जिसे शॉर्टली MPF कहा जाता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। ये याद रखने वाली माहिती है, जिनमें प्रोक्योरमेंट ऑफ मॉडर्न वेपन्स की बात की गई है, मोबिलिटी बढ़ाने की बात की गई, यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात की गई है, वायरलेस पुलिस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन देने की बात की गई है, एंड ए नेशनल सैटेलाइट नेटवर्क या नेशनल डेटाबेस। तो यह सारी चीज़ें यहाँ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स का जो कार्यक्रम है वो एनविसेज करता है, इसकी कल्पना करता है। आगे देखें तो नीड फॉर पॉलिटिकल विल। यस, इट इज द प्रीरिक्विजिट एलिमेंट एक्चुअली, बिकॉज विदाउट एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल विल द रिफॉर्म्स जस्ट कांट हैपन। और इसके लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी की है 2006 में, मगर इसके बावजूद भी पॉलिटिकल विल हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती। और आज भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पुलिस कानून सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के साथ कॉम्प्लायंस नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में एक समझने की बात है। और अगर डायरेक्टिव्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड 7 डायरेक्टिव्स इन इट्स प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। फर्स्ट, टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, फिक्स 2-year टेन्योर फॉर DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि उच्चतम जो उसकी जो पोस्ट है उसके लिए 2-year टर्म फॉर SP एंड SHOs, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड L&O फंक्शन। यस, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका फंक्शन अलग कर देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का फंक्शन जो है वो भी अलग कर देना चाहिए। सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, सेटअप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ रिड्रेसल की भी बात आ गई, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको भी यहाँ मजबूत बनाने की बात की है। एंड आफ्टर दैट सेटअप नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंट्रल लेवल। तो कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, मगर दुर्भाग्यवश आज कई सारे ऐसे राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट की इस दिशा निर्देश का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने तरीके से चल रहे हैं। जो कानून सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को वायोलेट कर रहे हैं उनके साथ वे चल रहे हैं। उसके साथ देखें तो सेंट्रल स्टेट शुड वर्क इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जो सहकारी समन्वय तंत्र है, स्टेट को भी ये फॉलो करना चाहिए, सेंटर को भी ये फॉलो करना चाहिए, ना कि खींचतान करनी चाहिए। अदरवाइज पूरा जो बिंदु है या पूरा मुद्दा है वो पेचीदा बन सकता है। तो दोनों को साथ में मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ पुलिस रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड आफ्टर दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुलिस रिफॉर्म्स अलॉन्ग विथ रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू। जैसे हमने देखा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वैसे ही रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, वैसे ही यहाँ
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भी पुलिस रिफॉर्म के साथ ही ज़रूरत है, इन पैरेलल ही जो है इन्हें करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें यहाँ देखनी थी। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न निकल सकते हैं, मगर मॉडल के तौर पर देखें तो हमारे सामने एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू का एक प्रश्न है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। पुलिस सुधार संबंधी समिति आयोग को सही क्रम में रखे। हमारे पास 5 समितियां या आयोग है, उनको हमें सही क्रम में रखना है उनके गठन के मुताबिक। सबसे प्रथम पद्मनाभिया समिति, दूसरा प्रकाश सिंह वर्सेस भारतीय संघ, उसके बाद रायबीरियो समिति, उसके बाद राष्ट्रीय पुलिस आयोग, और 5वां पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग समिति। ऑप्शन हमारे सामने है जिनमें से हमें सही क्रम वाला ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए कहता है 43521, ऑप्शन बी कहता है 43152, ऑप्शन सी कहता है 53421 एंड द लास्ट ऑप्शन सेज 12354। आपको इसका सही जवाब देने का प्रयास करना है कमेंट सेक्शन में। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद कमेंट सेशन में ही पिन अप किया जाएगा, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस प्रीलिमिनरी क्वेश्चन इन मेंस एग्जाम ऑल्सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड द मॉडल क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। भारत में पुलिस सुधार संबंधी समस्याओं को एवं सुझावों को अपने शब्दों में समझाया। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स चैलेंजेस एंड सजेशंस रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आप मुख्य परीक्षा के इस प्रश्न का उत्तर और उसकी भी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, और उसमें आपको ये पूरा जो लेक्चर है, पूरा जो उपाख्यान है, वो आपको बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी साबित होगा। अब आज के दूसरे बिंदु की बात करें तो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि कैपिटल मार्केट के साथ जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु है, और हमारे अर्थशास्त्र के साथ भी जुड़ा हुआ ये अहम मुद्दा है। परीक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही में एक सामान्य समझ को भी बनाने के लिए ये मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण है। 4 बिंदु के तहत चीज़ों को देखनी है। सबसे प्रथम वाई न्यूज़ चर्चा में क्यों है, फिर उसके बाद अबाउट आईपीओज एंड इट्स ट्रेंड। आईपीओ यानी कि उसके बारे में समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे, और आज के दिन क्या परिस्थिति है उसका भी जो है उसकी भी समझ लेने का, उसका भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग थ्रू अबाउट प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, and along with it we are going to see about SEBI, that how it performs, how it functions, and caution in investment की जो IPO को लेकर जो आज रोष देखने को मिल रहा है बाजार में, तो वो रश अपने आप में हानिकारक है और कैसे ये चेतावनीपूर्ण है, इसका भी यहाँ हम लोग एकदम लेखा जोखा देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे प्रथम बात से, वाई न्यूज से। 3 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम, इन लास्ट 7 मंथ्स 28 कंपनीज हैव कंप्लीटेड आईपीओज, यानी कि इसी साल में पहले 7 महीने में तकरीबन 28 कंपनियों आईपीओ लेकर आई और उन्होंने पब्लिक से फंड जो है वो रेज किया। 42,000 करोड़ रुपीज रेज्ड, ठीक है, यह 7 महीनों में। 34 फाइल्ड ऑफर पेपर्स, यानी कि जो अन्य 34 कंपनियां हैं वे आईपीओ ले आना चाहती है, उन्होंने सेबी के साथ फॉर्मेलिटी सबमिट कर दी है। एंड 50 अदर्स इन लाइन इंक्लूड फ्रॉम ट्रेडिशनल टू न्यू एज, यानी कि परंपरागत व्यवसायी से लेकर आज के इस युग की जो नई कंपनियां, जो नया स्टार्टअप है, जो नया स्कोप बना है, उन सारे कंपनियों को लेकर अन्य 50 आने वाले समय में आईपीओ लेकर आने वाली है, ठीक है। और इनमें कुछ एग्जांपल है, फोन पे, मोबीक्विक, ग्रोफर्स, पॉलिसी बाजार, फ्लिपकार्ट इंटरनेट एंड डिलीवरी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो पाइपलाइन में है, आने वाले समय में अपना आईपीओ ले आने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद देखें तो आईपीओ इश्यूज इन लास्ट 5 ईयर की बात करें तो ये यहाँ लेखा जोखा है जो हमारे सामने बार ग्राफ के फॉर्म में मौजूद है, और हम उसको थोड़ा जूम करने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। देखिए, आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और अंटिल जुलाई 27 टोटल 28 कंपनीज हैज रेज्ड ओवर 42,000 करोड़, ठीक है। अगर पीछे जाए तो 2017 का वर्ष अपने आप में आईपीओ मार्केट के लिए अच्छा रहा, इन विच 36 कंपनीज रेज्ड टोटल 67,147 करोड़ रुपीज। मगर अन्य जो आप वर्ष देखें तो ओवरऑल आईपीओ जो है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा, मगर अब उसका परफॉर्मेंस फिर से पिक होने लगा है। और इसका एक प्राथमिक कारण जो विश्व भर के या भारत भर के जो विद्वान है वो लगा रहे हैं, जो स्कॉलर्स लगा रहे हैं, और वो ये है कि सेकेंडरी मार्केट में जो स्पाइक देखने को मिला, सेकेंडरी मार्केट में जो करंट देखने को मिला, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में, उसी का परिणाम यहाँ हमें आईपीओ में देखने को मिलता है। और इसीलिए आईपीओ जो है वो आज बहुचर्चित है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अपने आप में आईपीओ में
जो है अपना भाग आजमाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात रही आईपीओ की और उसके संबंधी कुछ आंकड़ों की। अब बात करें तो अबाउट आईपीओ एंड इट्स ट्रेंड देखना है, पहले तो समझेंगे आईपीओ क्या है, फिर उसके बारे में ट्रेंड को देखने का प्रयास करेंगे। वैसे ट्रेंड हमने पिछले फोटोग्राफ में देख लिया कि पिछले जो है कुछ सालों में, अगर 2017 का साल आप छोड़ दो तो ओवरऑल जो आईपीओ का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड है। तकरीबन पूरे वर्ष में 5-6 हज़ार करोड़ रुपए रेज किए गए हैं, मगर 2017 का वर्ष एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और वैसा ही वर्ष ये 2021 का बनने वाला है, जिनमें हमने पहले 7 महीनों में तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए रेज होते देखे। अब देखेंगे व्हाट इज आईपीओ। देखिए, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, यह आईपीओ को प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि अपने आप में यहाँ जो सिक्योरिटीज आती है वो प्रथम बार लॉन्च की जाती है, प्रथम बार उसे लिस्ट की जाती है पब्लिक्स के लिए। डील्स विथ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी। यस, जो नई इश्यूड सिक्योरिटी है उनके साथ यह आईपीओ डील करता है। न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी, ये समझना है, अगर सेकेंडरी हो गया तो वो स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, वो पूरा दूसरा मामला हो जाएगा। ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यूज मार्केट, ये इसका दूसरा नाम है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखें तो व्हेन अनलिस्टेड कंपनी, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी हो जो लिमिटेड हो, अगर वे फ्रेश इश्यू करे किसी भी सिक्योरिटी का, अपने शेयर का, या सेल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम, चाहे वो सिक्योरिटी बनाए, अपना शेयर्स बनाए, या अपने जो बने हुए शेयर्स है वो बेचे मार्केट में, दोनों में से अगर कोई भी करे या दोनों करे तो ये फर्स्ट है, तो उसे आईपीओ हम लोग कह सकते हैं। तो इसे प्राइमरी मार्केट या न्यूली इश्यू मार्केट कह सकते हैं। जनरली बाय न्यू एंड मिड साइज फर्म्स दे आर लुकिंग फॉर फंड्स। यस, बिकॉज आईपीओ इज एक्चुअली यूज्ड बाय मीडियम एंड mid size firms, yeah, small and mid size firms to expand their business. They need fund, so they raise it from the public. तो इस तरीके से आईपीओ का उपयोग जो है वो भारत में देखने को मिलता है। सबसे प्रथम न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज के साथ ये डील करता है, नॉट सेकेंडरी, नो स्टॉक एक्सचेंज। प्लस यहाँ जो हमने मुद्दा देखा कि when unlisted companies makes their security or sells their existing ones, so in both the cases it is termed as a IPO, and it is generally used by new or small and mid-size firms to raise the fund for their expansion of business. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से IPO जो है उसका जो है विकास भारत में देखने को मिला। और ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो हमने देखा कि धीरे धीरे आगे के समय में सेकेंडरी मार्केट के साथ ही इसका ट्रेंड भी बहुत ही बढ़ने वाला है। फिर उसके बाद देखें अबाउट सेबी, तो कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ देखनी है। वैसे सेबी के बारे में हम लोग जो है सविस्तर भी देख सकते हैं, मगर यहाँ संक्षिप्त रूप से कुछ तथ्यात्मक माहितियों को देखेंगे। बेसिक फंक्शंस, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, उसकी जो संरचना है सेबी की उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे प्रथम देखिए तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इट इज बैक्ड बाय लॉ। स्टैट्यूटरी होना यानी कि उसे किसी भी कानून का जो है सपोर्ट है, या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट ही उस कानून के ऊपर आधारित है। यहाँ देखेंगे कौन सा कानून है, तो ये कानून है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, एस्टेब्लिशमेंट भी उसी साल। बेसिक फंक्शन की बात करें तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। यस, टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, प्लस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि आमतौर पर यहाँ जो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में जो गेम्स होती है, उन गेम्स को रोकने और जो इन्वेस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सेबी का निर्माण किया गया है। सेबी यह सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। प्रायर टू सेबी देखें तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माहिती है, विच वॉज रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेबी नहीं था, मगर उसकी जगह ये एक संगठन था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, एंड इट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। ठीक है, सेबी डिराइव करता है पावर यहाँ से, सेबी एक्ट 1982 से। ऑन द अदर एंड जो उसकी प्रायर एजेंसी थी सेबी के पहले, वो अपना पावर कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 के कानून से अपनी सत्ता जो है वो डिराइव करती है, वो यहाँ से प्राप्त करती है। इनिशियली सेबी वॉज अ नॉन स्टैट्यूटरी, यानी कि उसे कोई कानून का बैकअप नहीं था, मगर लेटर दिस
act was passed, actually it was framed, then after passed and after implemented, and the SEBI became statutory. इसका हेडक्वार्टर देखा तो मुंबई स्थित है। रीजनल ऑफिस की बात करें तो अहमदाबाद है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर इज अ वन चेयरमैन एंड सेवरल अदर ऑल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स, ऑल्सो अपॉइंट्स वेरियस कमिटी। यस, तो इनमें सब कमिटीज का भी गठन किया जाता है और काफ़ी सारी सब कमिटीज भी यहाँ सेबी के तहत देखने को मिलती है। तो ये इसका अपने आप में स्ट्रक्चर है, इसका ढांचा है। अब आगे देखें तो हमें डिफरेंस देखना है प्राइमरी मार्केट व सेकेंडरी मार्केट के बीच का। देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेशन की बात करें तो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर कॉर्पोरेशंस इम्बाइब ए फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। यही चीज ध्यान रखनी है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इश्यू for being contributed by the public for soliciting capital to meet the necessary long-term funds like extending the current trade or buying a unique entity। तो यहाँ fresh share issues की बात है। Secondary market में it is a prototype of the capital market where debentures, current shares, options, bonds, treasury bills, commercial papers etc. of the enterprise are patronized among the investors। Yes, तो यहाँ secondary चीज में काफी सारी चीजें हैं, न्यूली इश्यूड बिल्कुल नहीं है, वो हमें याद रखना है। ये इन दो मार्केट का फंडामेंटल डिफरेंस है, चीफ डिफरेंस है। ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद देखें तो परचेसिंग टाइप, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट परचेज होता है, यहाँ सेकेंडरी में नॉन इनडायरेक्ट होता है, यानी कि यहाँ बीच में इंटरमीडियरीज होती है। फिर उसके बाद पार्टीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग देखें तो बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स, एंड यहाँ भी सेम ही बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स, दोनों पक्ष सेम ही रहेंगे। टू हुम इट प्रोवाइड्स फाइनेंस, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस प्राइमरी मार्केट की बात करें टू द एग्जिस्टिंग कंपनीज फॉर फैसिलिटेटिंग ग्रोथ एंड एक्सपांशन एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंसिंग। यस, सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, मगर जो फाइनेंस आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है बस उसी शेयरों की जो है अदला बदली बिटवीन इन्वेस्टर्स अमंग इन्वेस्टर्स होती रहती है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। मगर यहाँ से कोई वित्तीय लाभ, वित्तीय सहाय जो प्रमोटर है उनको नहीं मिलती है। इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व, यहाँ अंडरराइटर्स है और यहाँ ब्रोकर्स है सेकेंडरी मार्केट में। एंड प्राइस लेवल्स रिमेन फिक्स्ड, प्राइस लेवल्स वेरी विथ वेरिएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये दोनों मार्केट का एक डिफ्रेंशिएशन है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोनों के मीनिंग भी आ जाएंगे और अन्य कई सारी चीज़ें भी दोनों की आ जाएंगी, इसलिए डिफरेंस के फॉर्म में यह पढ़ना जो है मुझे हितावह लगा। अब आगे देखें तो क्वेश्चंस देखना है कि आज इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे यंग इन्वेस्टर्स भी जो है इस प्राइमरी मार्केट के तरफ, कैपिटल मार्केट के तरफ डाइवर्ट हुए हैं, मगर यहाँ क्वेश्चन ज़रूरी है, चेतावनी हुई जो है ज़रूरी है। देखेंगे सबसे प्रथम योर पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड यानी कि अलग अलग सेक्टर की, मल्टी सेक्टर कंपनियों के शेयर आपके पास होने चाहिए, जो जिनकी मार्केट कैप अच्छी है, जिनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, जिनका ग्रोथ अच्छा है, जिनका फ्यूचर अच्छा है, ऐसी कंपनियों का पोर्टफोलियो अपने आप में हितावह है, या जो इन्वेस्टर्स है वो ऐसी सलाह देते हैं। तो इट शुड बी डाइवर्स्ड एंड इट शुड बी डाइवर्स्ड बिटवीन मल्टी सेक्टर कंपनीज विथ हाई ग्रोथ रेट, with high performance profit and their strong fundamentals as well। फिर उसके बाद देखें तो few factors should be recognized as growth, revenue, profit, market capitalization या market cap। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी निवेशकर को जब वो अपना फंड किसी भी शेयर में डाइवर्ट करता है। For investment in new age companies, the investor should thoroughly assess before putting in their money। Yes, because new age companies है, जो ट्रेडिशनल कंपनीज है, उनमें तो आपको उनके पीर कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलेंगे, तो उनको आप एक प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। मगर जो न्यू एजेस है, फॉर एग्जांपल जोमेटो, तो जोमेटो का कोई पीर कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ऐसी कंपनियों में आप जब पैसा डालें तो आपको भरपूर विचार करना चाहिए और थरली उस कंपनी का परफॉर्मेंस व उसके ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट कैप, फंडामेंटल, इन सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना चाहिए, फिर बाद में आपका फंड उसमें डाइवर्ट करना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टर्स शुड टेक प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर इन्वेस्टमेंट। यस, दे शुड नॉट इन्वेस्ट ऑन देयर ओन, बट दे नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल एडवाइजर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर, एंड आफ्टर दैट दे नीड टू
इन्वेस्ट देयर फंड. मार्केट प्राइमरी मार्केट लार्जली बिलोंग टू या लार्जली डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में आपको जैसे हाइक देखने को मिलेगा तो प्राइमरी मार्केट के आईपीओ जो आएंगे उसमें भी आपको गेन मिलेगा. मगर अगर सेकेंडरी मार्केट में ही जो है गिरावट देखी या नेगेटिव ग्रोथ देखा तो अपने आप में आईपीओ जो है वो मृतः प्राय हो जाएगा. ऐसे में इन्वेस्टर्स का काफ़ी नुकसान हो सकता है. तो यही सारी चीज़ें हैं जो आज हमें इस दूसरे चरण में देखनी थी. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, उसके अच्छे विश्लेषण व अध्ययन के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपके ग्रुप में जो अभ्यर्थी है जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां करना चाहते हैं, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप शेयर कीजिए हमारे चैनल. उन तक भी हमारा यह कंटेंट पहुँचे, रिसर्च कंटेंट पहुँचे, उनको भी परीक्षा में उपयोगी बने. तो यही चीज़ें थी जो आज हमें बतानी थी. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले एडिटोरियल के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ. जय हिंद.